हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्वियो अर्थात मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दोनों को आपको बेहद अच्छे तरीके से समझाऊंगा, साथ ही साथ इसके बिहाफ पर किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये भी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सारे के सारे कंसेप्ट को समझिएगा। जो डेफिनेशंस आपको बताई जाएंगी उन डेफिनेशन को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ वर्ग ऑब्वियो तक डिस्कस किया था। आई होप आपको याद होगा कि वर्ग ऑब्वियो एक ऐसा ऑब्वियो होता है इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में समान होती है। उसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं आपको इसलिए रिकॉल कराया क्योंकि आगे के जितने भी मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, जो कुछ भी हमें डिस्कस करना है, वो सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेट करते हैं। सो आपको वो चीज पता होनी जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा उन डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि इसी में से कोई एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे मुख्य विकर्ण एवं उनके अवयव। पहला टॉपिक होगा हमारा डियर स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण। ध्यान समझना, नोट कर चलना। मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, ध्यान से मेरे साथ समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, और नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, जिसको बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, एंड इट्स एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये हम लोग जानेंगे। फिर इसी के बिहाफ पर, इसी के आधार पर हम लोग और भी कई सारे मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करिए कि A इक्वल टू हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है कि अगर कोई स्क्वायर होगा तो उसका डायगोनल जरूर से जरूर होगा। अब एक डायगोनल डियर स्टूडेंट्स ये आपको देखने के लिए मिलेगा इधर से इधर, और एक डायगोनल इधर से इधर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला जो डायगोनल आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसी को लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लीडिंग डायगोनल कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम सभी लोग इसको क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। और इस मुख्य विकर्ण के अंतर्गत जो अवयव आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स को लीडिंग एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, विकर्ण अवयव के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे सर ये वाला भी तो विकर्ण लग रहा है, इसको क्यों नहीं कहते हैं? मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, इस विकर्ण के अंदर कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं? 1 आ रहा है। अच्छा, ये 1 है कौन डियर स्टूडेंट्स? A11 है। A11 कितना कौन है? देखो 1 है। और ये जो 5 आया ये कौन है डियर स्टूडेंट्स? A22 है। और ये देखो ये कौन है? A33 जो है वो कितना है? 9 है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें A11, A22, A33, A44, A55 ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे ये जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसको डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? विकर्ण अवयव कहते हैं। और इन विकर्ण अवयवों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम मुख्य विकर्ण, उसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? किसी वर्ग ऑब्वियो, ध्यान देना, किसी वर्ग ऑब्वियो में अवयवों, ध्यान देना, अवयवों Aij जहां I इक्वल टू J को
क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई वर्ग अवयव है तो उसमें जो एलिमेंट्स ए आई जे से हम लोग दिखाते हैं वह एलिमेंट जिसमें आई और जे समान हो, जैसे A11, A22, A33, A44, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें क्या बोलेंगे, उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। और उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी डियर स्टूडेंट्स उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर समझ लेते हैं विकर्ण अवयव को, जिससे हम आगे अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे A इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स लिख दिया हमने 4, 3, 7 और 9। अब आप देखेंगे कि 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछें कि इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है तो A11 करेंगे तो A11 डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 4, A22 करेंगे कितना आएगा 9। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, एक 4 है और एक कितना है 9 है। और इनको मिलाने वाला जो आपको ये दिख रही है लाइन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग कोटि का जो है वर्ग अवयव लिख सकते हैं। वर्ग अवयव में ही मुख्य विकर्ण होते हैं। जैसे आप कोई और अवयव विकर्ण वो लिखना चाहें अवयव तो 1, 2, 3, 4 लिख दिए, 5, 6, 7, 8 लिख दिए, है ना, 9, 10, 11, 12 लिख दिए, 5, 1, 1, 2 लिख दिए। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण कौन होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मुख्य विकर्ण होगा। और इसमें जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। इनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मुख्य विकर्ण क्या होते हैं और विकर्ण अवयव अर्थात डायगोनल एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी के आधार पर हम अपने आगे की जर्नी को बढ़ाएंगे। अगला हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, एलिमेंट नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये विकर्ण अवयव अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। अगर आपको डायगोनल समझ में आया है, अभी तक की जो बातें हम सभी लोगों ने करी हैं, अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं तो ये चीज भी आप सभी लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। विकर्ण अवयव हम लोग जानने वाले हैं कि विकर्ण अवयव हम किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा अवयव जिसके मुख्य जो विकर्ण अवयव होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे अवयव शून्य हो, उसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दो, लिखेंगे ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स को लिखते चलिएगा, जिसके विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, विकर्ण अवयव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान से समझते चलना और नोट करते चलना, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख दिया। अब आप इसका एग्जाम्पल देखो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखो। जैसे हम कोई एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दें, A इक्वल टू 1 0 0 0 5 0, यहाँ लिख दीजिए 0 0 7। अब आप जरा देखो इसका जो मुख्य विकर्ण है वही अवयव बच रहे हैं, बाकी सारे अवयव क्या है, 0 हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो अवयव मैंने लिखा है ये कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से इसको हम जानेंगे। यही हम बोलते हैं क्या, विकर्ण अवयव। आपको समझ में आया होगा, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण। अच्छा एक बात ये भी सुनो कि वर्ग अवयव का ही विकर्ण अवयव बनेगा।
बात समझ रहे हो, वर्ग आव्यूह का ही विकर्ण आव्यूह बनेगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण होता है। तो ये अंडरस्टूड है। अगर ऐसा वर्ग आव्यूह ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तब भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वर्ग आव्यूह होगा उसी में ही मुख्य विकर्ण होते हैं। कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे b इक्वल टू आप लिख दीजिए 4 लिखिए, 0 लिखिए, 0 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। ये आपके सामने जो लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक विकर्ण आव्यूह का क्या है, एग्जाम्पल है। ऐसे और कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे c इक्वल टू आप लिख दीजिए 1 0 0 0 0 है ना, और यहाँ पर लिख दीजिए आप 7 0 0 0 0, यहाँ 8 लिखिए, 0 0 0 0, यहाँ मान लो 9 लिख दीजिए। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी ये मुख्य विकर्ण आपको दिख रहा होगा, ये A11 है, ये A22 है, ये 33 है, और ये क्या है, A44 है। तो मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं या विकर्ण अवयव जो हैं, उन विकर्ण अवयवों को छोड़ करके बाकी सारे अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, 0 हो जाएं। तो उस प्रकार के आव्यूह को, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, सो ध्यान से डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुख्य विकर्ण आव्यूह को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप सभी लोग वहां पर इसको बताएंगे। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, अगले प्रकार के आव्यूह को मैं आपको बताने चल रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया विकर्ण आव्यूह। अब इसी विकर्ण आव्यूह से डियर स्टूडेंट्स आपको यहां देखने के लिए मिलेगा अभी अदिश आव्यूह, इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद फिर मैं अभी आपको बताऊंगा तत्समक आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इसी के बिहाफ पर आपको बताया जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम बोलेंगे त्रिभुजीय आव्यूह। फिर आपको हम वहां बताएंगे कि त्रिभुजीय आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर मैं आपको बताऊंगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनते चलिए, सारे कंसेप्ट को बेहद अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है अदिश आव्यूह। क्या डियर स्टूडेंट्स, अदिश आव्यूह है ना, अदिश आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। देखते हैं कि ये अदिश आव्यूह क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है जिसके विकर्ण अवयव समान हो, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव समान हो। मतलब विकर्ण आव्यूह में और अदिश आव्यूह में बस इतना सा अंतर होगा कि विकर्ण आव्यूह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में जो होता है वो होता तो विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और लग जाता है कि जो विकर्ण अवयव होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में उसे हम क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसा विकर्ण आव्यूह, ध्यान देना, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव क्या हो डियर स्टूडेंट्स, समान हो, विकर्ण अवयव समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। ध्यान देना, अदिश आव्यूह कहलाता है। लिखते चलना भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव समान हो और बाकी सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। से हम स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, एग्जाम्पल देखिए, जैसे a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हम यहां लिख लें 4 0 0 और 4। अब आप देखो यहां से मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव शून्य हैं, मुख्य विकर्ण शून्य नहीं है तो इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अवयव जो है, एलिमेंट जो है वो समान है, इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया, अदिश आव्यूह। उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल ले लो,
बी इक्वल टू जैसे आप ले लिए 2 0 0 0, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, है ना, यहाँ हो गया 2 0 0 0 और 2। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिए तो यहाँ पर भी विकर्ण अवयव क्या है, समान है। जब विकर्ण अवयव समान होंगे, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला अवयव डियर स्टूडेंट्स हमारा है तत्समक अवयव। कौन सा अवयव डियर स्टूडेंट्स, इकाई अवयव या तत्समक अवयव उसको हम लोग बोलते हैं। तो लिखेंगे इसको भी हम लोग इकाई अवयव, ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको लिखेंगे यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आगे चल के इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आगे चल के अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो अदिश अवयव आप जान गए हो ना, तो अब जान लीजिए आप तत्समक अवयव भी जान गए। विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और तत्समक अवयव एकदम एक दूसरे के सगे भाई हैं, जान लीजिए, एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या है कि जो हमारा विकर्ण अवयव है उसमें विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और अदिश अवयव में क्या होता है, विकर्ण अवयव समान हो जाते हैं, और जो हमारा तत्समक अवयव होता है उसमें विकर्ण अवयव एक हो जाते हैं। देखो ध्यान से लिखेंगे, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण अवयव एक हों, तत्समक अवयव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे आई इक्वल टू आप ले लीजिए 1 0 0 और 1। क्या खास बात है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, 1 होंगे, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई और देख लीजिए, जैसे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ भी आप देख लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 है, तो ये भी कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव या इकाई अवयव है। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो विकर्ण अवयव है डियर स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 1 है। तो विकर्ण अवयव जब भी 1 होंगे और बाकी सारे अवयव जब 0 होंगे, तो उस सिचुएशन में जो हमारा अवयव होगा उसे हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, तत्समक अवयव के नाम से जानेंगे। अब मैंने इसकी डेफिनेशन बड़े शॉर्ट में लिखवाई है, अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा वर्ग अवयव, जैसे विकर्ण हमने कह दिया, जब मैंने विकर्ण अवयव कह दिया ना, तो वहां पर ये सब चीज क्लियर हो गई कि विकर्ण अवयव के अलावा बाकी सारे अवयव 0 हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। लेकिन आप बुक में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव 1 हो, बाकी सारे अवयव 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव या इकाई अवयव के नाम से जानेंगे। ये लिखा होगा, या किसी बुक में डियर स्टूडेंट्स ये भी लिखा होगा, मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बुक में लिखा होगा कि ऐसा वर्ग, क्योंकि अदिश अवयव, इकाई अवयव और तत्समक अवयव जिसको हम लोग कहते हैं, और विकर्ण अवयव, ये सब के सब वर्ग अवयव ही होते हैं। तो अगर हम वर्ग अवयव को लेकर के इनको डिफाइन करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले अगर हम आपको वर्ग अवयव के आधार पर आपको पहले बताएं विकर्ण अवयव, तो क्या लिखा था मैंने, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव 0 हो, उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। दोबारा मैंने आपको बताया अदिश अवयव, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण समान हो और बाकी सारे अवयव क्या हो, 0 हो, उसे हम अदिश अवयव कहेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऐसा वर्ग अवयव
जिसके मुख्य विकर्ण अवयव जो हैं वो कितने हो, 1 हो, और बाकी सारे अवयव, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग तत्समक आव्यूह कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो आपके एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है कि भाई बताइए कि तत्समक आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह क्या है, विकर्ण आव्यूह क्या है, तो मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसकी डेफिनेशन बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य या इसी को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रिक्त आव्यूह। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे 0R नल मैट्रिक्स, 0R नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके समस्त अवयव शून्य हो, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव, सभी अवयव क्या हों, शून्य हो, शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ऐसे 0 लिख दीजिए, या b इक्वल टू 0 0 0 0 लिख दीजिए, या c इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लिख दीजिए। ये सब कौन से मैट्रिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इनको हम सभी लोग कहते हैं। ठीक है, अगला मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स हमारा है त्रिभुजीय आव्यूह। ये 2015 में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अर्थात त्रिभुजीय आव्यूह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डियर स्टूडेंट्स ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह या उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एक हम यहाँ लिखेंगे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, एग्जाम में पूछा गया है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे हम एक कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू लिखें 1 0 0 2 3 0 4 5 7। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यह जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो सब शून्य हैं और ऊपर के अवयव शून्य नहीं है। तो इससे आपको ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यह त्रिभुज चूंकि ऊपर बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो त्रिभुज अगर ऊपर बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर नीचे बनेगा तो क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जैसे यहीं कहीं हम लिख देते हैं लोअर ट्रायंगुलर, या यहीं बगल में एग्जांपल बना देता हूं, जैसे b इक्वल टू आपने लिख दिया 7 8 9, यहाँ क्या लिखोगे 0, यहाँ 5, यहाँ 4 ना, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पर लिख दिया आप 9। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट्स बचे हैं, इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो अगर आपका जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे तो ट्रायंगल नीचे बनेगा, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर नीचे के एलिमेंट 0 होंगे तो ऊपर वाला पोर्शन बनेगा, तो ऊपर ट्रायंगल बनेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एग्जाम में अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखने के लिए आता है तो आई होप आप सभी लोग लिख लेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स,
ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह इसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होंगे उसे हम उच्च त्रिभुजीय बोलेंगे, और जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के जीरो होंगे उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के नाम से जानेंगे, जो आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं उप आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? उप आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ दिया जाए, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया A = 4 5 7 हो गया, 8 9 10 हो गया। अब मान लो इसके पहले रो को हम छोड़ दें तो क्या बनेगा? 5 7 9 और 10 बनेगा। तो ये जो आपके सामने मैट्रिक्स दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसका उप आव्यूह या इसका सब मैट्रिक्स कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई रो छोड़ो, कोई रो या कोई कॉलम छोड़ करके या रो और कॉलम दोनों छोड़ दिया जाए तो उस सिचुएशन में जो आव्यूह हमें बचता है, जो मिलता है, वो उसका उप आव्यूह, उसका सब मैट्रिक्स कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब आइए एक छोटा सा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लॉजिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं। तो आइए हम समझते हैं आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह दिए गए हैं, उन्हें हम समान दिखाना चाहते हैं, इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो हम कब कह सकते हैं, क्या कंडीशन होती है? टॉपिक है समान आव्यूह, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिसेस। इसके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। दो आव्यूह समान कहे जाते हैं, ध्यान देना, लिखेंगे यहां, दो आव्यूह समान कहे जाते हैं या कहलाते हैं यदि पहली कंडीशन उनका क्रम समान हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है संगत अवयव समान हो। दो आव्यूह को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब उनका जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो? सेम हो, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो क्या हो? समान हो। अब जरा समझो, जैसे A = डियर स्टूडेंट्स हम एक मैट्रिक्स ले लें A B C और D। अब इसका ऑर्डर क्या है सर? 2/2 है। एक दूसरा मैट्रिक्स हम ले लें ऐसे A B C और D, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2×2। अब हम आपसे पूछें कि भैया ये बताओ कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है, बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप देखोगे सर क्या इनका ऑर्डर सेम है, तो आपको मिलेगा कि ऑर्डर सेम है। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 का कंपेरिजन A11 से, A12 का A12 से, तो A11 को कंपेयर किए A11 से तो ठीक है, लेकिन A12 इसके इक्वल नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि जो चीजें हम यहाँ पर इसके एलिमेंट्स के रूप में जो एंट्री किए हैं वही यहाँ पर भी इसके एलिमेंट के रूप में यहाँ पर एंट्री करी गई है, लेकिन यहाँ पर A12 के प्लेस पे कुछ और है, यहाँ A12 के प्लेस पे कुछ और है। इसलिए दोनों जो मैट्रिक्स हैं A और B डियर स्टूडेंट्स वो सेम नहीं कहलाएंगे। सेम कब कहलाएंगे? जब A = हमारे पास ABCD अगर इस तरीके से लिखा हो और B = भी इसी तरीके से ABCD लिखा हो, तो उस सिचुएशन में हम A = B कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आई होगी कि दो मैट्रिक्स समान तब कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स जब उनका ऑर्डर क्या हो? समान हो, और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। उस केस में हम कहेंगे दो मैट्रिक्स क्या है? इक्वल हैं। अब इस कंसेप्ट के बिहाफ पर कुछ प्रॉब्लम आपके एग्जाम में कैसे पूछी जाती है जरा देखिए। जैसे आपसे कह देगा कि एक मैट्रिक्स है A B, यहाँ लिख देगा 2 4,
और यहाँ आपसे कह देंगे यहाँ 5 है, 7 है, 2 और 4 है, और आपसे कहेगा कि ए और बी की वैल्यू को फाइंड करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यह भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स सेम दिए गए हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 5 आएगी और बी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी में थोड़ी सी कंडीशन और लगा देता है, जैसे और कोई एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख देगा a प्लस बी लिख दिया और यहाँ लिख दिया a माइनस बी, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ 0 और 7, और आपसे बोल दिया कि भाई a और b की वैल्यू को फाइंड करो। तो इस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी इक्वल टू आप 5 करके इक्वेशन फर्स्ट बनाओगे और a माइनस बी इक्वल टू आप इक्वेशन सेकेंड बनाओगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है और वो मैट्रिक्स अगर इक्वल गिवन है तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स क्या हो, सेम हो। आई होप ये चीजें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इन सारे कंसेप्ट को डियर स्टूडेंट्स अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में टेंशन मत लीजिए, जितना पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ते चलो और नोट करते चलो, आप एग्जाम में 100% कर करके आओगे। मैं हर एक लेक्चर में ये फोकस जरूर करता हूं कि जिस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन पर जरूर चर्चा कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं और इक्वलिटी बताई गई। इक्वलिटी के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक लेक्चर में अलग अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।